नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग बीपीएससी का बिहार स्पेशल सेगमेंट तैयार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी के विभिन्न खंड को हमने देख लिया, उसके बाद हिस्ट्री पे पहुंच जाते हैं और इतिहास के पहले विषय में हमने देखा कि हम ये समझने की कोशिश किए कि प्राचीन बिहार को यदि समझना हो, जानना हो, तो उसके स्रोत क्या है। और मैंने आपको बताया होगा कि दो मुख्य स्रोत हैं, जिसमें से एक पुरातात्विक जो चीज़ें मिलता है और दूसरा साहित्य हो सकता है। साहित्य में तमाम तरह के, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित हो, इन चीज़ों को लेकर के हमने देखा। अब इससे जरा हम आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि महाजनपद काल जो था और महाजनपद काल में बिहार की क्या स्थिति था। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाजनपद की अगर चर्चा किया जाए तो 16 महाजनपद हुआ और उसमें से बिहार में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे समृद्ध महाजनपद था जिसका नाम था मगध। तो यहां पर हम लोग मगध को लेकर के भी एक मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा। हालांकि मैं आगे चल करके इस पे मगध पे विस्तार से इसके शासकों पर चर्चा करूंगा ही, लेकिन इतना थोड़ा सा यहां पर हम समझ लेंगे, एक झलक देख लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इस मैप को देखिए, ये आज के भारत का मैप है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जो आपको कहा कि महाजनपद काल में हम जब चलते हैं तो 16 महाजनपद आता है। तो आपको विभिन्न महाजनपद यहां पर देखने को मिल जाएगा और उसमें हम चर्चा करेंगे मगध को लेकर के, है ना। महाजनपद में अगर जनपद की चर्चा करेंगे तो हम अंग की भी स्थिति देखेंगे, है ना। इसके अलावा कुछ और भी जो जनपद हो सकते हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये महाजनपद का चर्चा कहाँ से देखने को मिला और मगध साम्राज्य की बात कहाँ पर कहा गया कि इसका आधिपत्य जो था वह फैला हुआ था। तो इसके लिए हमें तो साहित्य पर चलना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुरातत्व और साहित्य ही वो दो स्रोत रहा जिससे हम बिहार के प्राचीन जो अवस्था था उसको समझ सके। तो बौद्ध और जैन साहित्य जो है उसको जरा टटोलते हैं और उस साहित्य से हमें पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे और इन राज्यों पर किसका आधिपत्य हुआ करता था, तो वह मगध का आधिपत्य हुआ करता था। वहीं पर यह भी जानकारी मिलता है कि 500 ईस्वी पूर्व में 16 राज्यों और गणराज्यों का उद्भव होता है जिसे महाजनपद का नाम दिया गया। और हमने आपसे पहले ही कहा कि ये महाजनपद की संख्या कितनी, 16, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन, मगध। ठीक है, ये बिहार के दृष्टिकोण से नहीं, पूरे भारत के दृष्टिकोण से मगध सबसे महत्वपूर्ण था, इस बात को समझना है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले अंग जनपद की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अंग जनपद की अगर चर्चा करेंगे तो आज के हिसाब से आज जो बिहार का मैप अगर आप देखें, सबसे पहले बिहार के पॉलिटिकल मैप पर मैं ले चलता हूं, तो वो हिस्सा जो कि आज का भागलपुर का एरिया पर जाता है, जो मुंगेर का एरिया पर जाता है। और चूंकि हम सब जानते हैं कि 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड अलग होता है तो कुछ हिस्सा जहां पर अंग जनपद का झारखंड में फैला हुआ था वो बिहार से अलग होकर के झारखंड में गया। उसमें देखेंगे तो जो ये बॉर्डर वाला हिस्सा होता है, चाहे उसमें आप देखेंगे एरिया के हिसाब से बात किया जाए। अब इसमें देखिए, सबसे पहले अंग जनपद में आगे देखिए मुंगेर वाला हिस्सा हमें देखने को मिला, हमें भागलपुर का हिस्सा देखने को मिला। इसके अलावा जो मैंने कहा जैसे गोंडा का हिस्सा देखेंगे जो अब झारखंड में पड़ जाता है। ठीक है, जैसे ये बॉर्डर देखिए यहाँ पर, तो ये गोंडा झारखंड में, अब साहेबगंज कहाँ पड़ता है, झारखंड में। तो इस हिस्से के भी, लेकिन ये हिस्सा जो है इसका कुछ हिस्सा आप रख सकते हैं, वह हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, अंग जनपद में। ठीक है, दूसरी बात यहां पर समझना है, जो प्रश्न आ चुका है कि अंग जनपद की राजधानी को लेकर के प्रश्न आया है और अंग जनपद की राजधानी कहां है, चंपा। यह पूछा जा चुका है पहले, इस पर ध्यान देना है। दूसरी बात, एक और हमें इंफॉर्मेशन मिलता है अंग जनपद के विषय में बिंबिसार के शासनकाल में, और कहा जाता है कि बिंबिसार का जो शासनकाल था उसमें अंग जनपद जो है मगध साम्राज्य में जाकर के शामिल हो जाता है, यानी कि मगध साम्राज्य का यहाँ से विस्तार होता हुआ हमें दिखेगा। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और यह शासनकाल किसका, बिंबिसार का, ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न में। अब जरा वजी जनपद की चर्चा करते हैं। जब वजी जनपद की चर्चा करते हैं तो एक खास बात इसके विषय में हमें समझ में आता है, और वो क्या है कि कबीलाई यहाँ पर काफी हैं। कबीलाई जो है उसके गणराज्य का संघ है और उसकी संख्या बताई गई है कि भाई साहब ये 8 हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ बन करके वजी जनपद बनता है और इसके लिए ज्योग्राफिकल हिसाब से हमें लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बिहार के पॉलिटिकल मैप में हम लोग पहुंच जाते हैं।
और यहाँ पर देखेंगे तो मैं जो लगातार कहता हूँ कि बिहार के गंगा नदी की लगभग स्थिति आपको पता होना चाहिए। बक्सर के चौसा के पास गंगा नदी एंट्री होकर के कटिहार भागलपुर के आसपास जो है वो बाहर निकल के वो बंगाल में पहुंचती है। तो कुल मिलाकर के गंगा नदी करती क्या है, बिहार को दो भागों में डिवाइड कर देती है। एक इधर का हिस्सा जो ऊपर जाता है उसे आप कहते हैं जो दक्षिणी मैदान कह देंगे, और दूसरा हिस्सा जो है वह उत्तरी बिहार का मैदान कहेंगे। यही दो चीजें हैं। अब यहां पर समझिए, ये जो वजी जनपद है, इस वजी जनपद का संबंध दक्षिण के हिस्से से नहीं है। गंगा के उत्तर में आपको चलना पड़ेगा, यानी कि गंगा का उत्तरी मैदान, जिसको कुछ हद तक आज हम लोग मिथिला कहते हैं, उस हिस्से में आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ एरिया जो आपको समझ में आएगा, उसमें मुख्य रूप से जो फैलाव देखेगा आपको, चाहे वो वैशाली हो जाए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, इस वाले एरिया में इसका वजी का फैलाव देखने को मिलेगा। और एक अहम चीज जो पूछा जाता है कि वजी जनपद की जब चर्चा की जाएगी तो इसका जो मतलब राजधानी है वो कहाँ पर, तो वो वैशाली में देखने को मिलेगा। ये चीजें कुछ ध्यान रखिएगा। जिस तरह से मैंने नदी का ये डिवाइड करके बताया है, इसको आप समझ जाएंगे तो वजी का एरिया लगभग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें आपसे आप इस चीज को वजी का जो एरिया रहा है वो समझ भी सकते हैं। आगे पहुंच जाए, अब मगध महाजनपद की चर्चा करते हैं। अंग और वजी जनपद हमने देख लिया, अब चलते हैं महाजनपद। और वो महाजनपद कौन था, मगध। मगध का अगर आप विस्तार देखेंगे तो यह काफी पूरे देश में लगभग इसका विस्तार समय के साथ होता रहा। और महाजनपद की स्थिति में 16 महाजनपद में सबसे मजबूत स्थिति में जो रहा वो मगध ही रहा। अगर बिहार में देखा जाए तो पटना और गया का हिस्सा जो पॉलिटिकल मैप पर आप चलेंगे तो खास करके आप जानते हैं कि मैंने कहा नदियों, गंगा नदी के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पटना और ये जो गया वाला ये वाला हिस्सा जो पड़ता है, नवादा, राजगीर सब जिसमें आता है, लगभग मगध का हिस्सा वो दिखेगा। मगध की जो आरंभिक राजधानी की बात किया गया वो कहा गया कि राजगिरी है। ठीक है, राजगिरी क्या है, राजगिरी। इसी चीज को आगे चल करके हम लोग क्या बोलते हैं, राजगीर बोलते हैं आज। अब ये राजगीर जो है, देखिए मगध के विषय में मैं लगातार कह रहा हूं, बहुत समृद्धशाली और बहुत मजबूत महाजनपद था, सुरक्षित महाजनपद था। उसकी एक वजह था, उसका एक वजह इसकी राजधानी का होना। और यह जो राजधानी अगर देखेंगे तो वह राजगिरी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर अभी भी आप जाएंगे ना, अगर आप जो राजगीर शहर है आज का, वहां जाएंगे तो आप देखेंगे वो शहर जो है 5 पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। तो इस स्थिति में क्या है कि वह कोई भी शासक जो है उस पर आक्रमण कैसे करेगा, तो एक मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं हमें मगध देखने को मिलेगा। और समय के साथ मगध के जो विभिन्न शासक आते हैं मगध एम्पायर में, वो आगे चल करके भारत के विभिन्न हिस्सों में, या यूं कहें कि संपूर्ण भारत तक में देखेंगे मगध का विस्तार कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक झलक हम देखेंगे। देखिए ये जो एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये मगध एम्पायर के विषय में यहां पर दिया गया है। यहां पर हम बहुत डिटेल से इनके विषय में, शासकों के विषय में नहीं पढ़ेंगे, मैं आगे शासकों के विषय में आपको पढ़ाऊंगा, उस पर लाऊंगा मैं। यहाँ एक झलक जरूर मगध के विषय में देख लीजिए। जैसे कि ये जो है हर्यक वंश के विषय में, तो इसमें बिंबिसार भी आया, अजातशत्रु भी आया और उदयीन भी आया। उदयीन, इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहने का मतलब है कि पुत्र जो है अपने पिता की हत्या करके सत्ता हासिल कर लेता है। इसमें तमाम राजाओं में यही गुण देखा गया, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है शिशुनाग वंश की चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से इसमें यहाँ पर आता है शिशुनाग और कालाशोक। इसके विषय में मैं बताऊंगा। नंद वंश की फिर आगे चल के चर्चा करेंगे, तो उसमें एक महा जो है पद्मानंद आएगा और घनानंद की चर्चा करेंगे। और फिर आगे चल करके उसी में हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और फिर मौर्य एम्पायर की कैसे वहां पर स्थापना हो रहा है। इन तमाम चीजों को हम विस्तार से देखेंगे। एक फ्लो चार्ट मैंने बता दिया कि आपको माइंड में रहना चाहिए कि आगे चल के हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। अब एक बात देखते हैं, आज हमारे चर्चा के विषय मगध एम्पायर नहीं है, वो एक फ्लो बताया। हमारे चर्चा का विषय क्या होने वाला है कि महाजनपद काल की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अगर यहां से प्रश्न आए तो वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए मगध में कहा गया कि लोग 3 प्रकार के गांव में रहते थे। अगर सामाजिक व्यवस्था से पूछा जाए तो 3 प्रकार के गांव में। पहले प्रकार में ऐसे गांव शामिल थे जिनमें विभिन्न जाति और समुदाय के लोग एक साथ रहते थे, तथा जिसमें प्रमुख को भोजक कहा जाता था। फटाक से नोट कीजिए इसको, क्या कहा जाता था, भोजक। और ये भोजक कहाँ रहते थे, पहले प्रकार के गांव
जिसमें विभिन्न जाति और समुदाय के लोग एक साथ रहते थे। और इसके प्रमुख जो मतलब ऐसे समझो ना, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का प्रमुख, तो यहाँ के जो प्रमुख होंगे उसको भोजक कहा जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के। दूसरे प्रकार में उपशहरी क्षेत्र आता था, ठीक है, उपशहरी क्षेत्र। अब इसमें शिल्पिया जो रहता है, शिल्पकार जो होते हैं ना, उनका आधिपत्य था और यह शहर एवं गांव के बीच की कड़ी थी। आज भी हम लोग जो कहते हैं ना कि कस्बाई शहर है, मतलब वो पूरी तरह से ना ही गांव है और ना ही पूरी तरह से शहर है, कस्बाई शहर है, नया नया शहर बन रहा है, गांव के कुछ अंश हैं। संक्रमणकालीन स्थिति में वो क्षेत्र फंसा हुआ है, ट्रांजैक्शन फेज जिसको कहा जाता है, तो उपशहरी क्षेत्र में यहाँ पर शामिल होगा। यहाँ का आधिपत्य जो है वो शिल्पियों के पास होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर तीसरे प्रकार के गांव की चर्चा करते हैं। देखिए, तीसरे प्रकार में जो गांव शामिल हैं उसमें से देखा जाए ना, जिनका ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क नहीं रहता था। अब ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसमें कौन जो लोग ज्यादा रहेंगे, सोचिए, शिकारी। तो शिकारी लोग यहाँ पर रहेंगे। और अगर मान लीजिए शिकारी लोग रहते हैं तो तुलनात्मक रूप से जब आपका अध्ययन किया जाए कि पहले प्रकार के गांव, दूसरे प्रकार के गांव, तीसरे प्रकार के गांव, और जीवन स्तर पूछा जाए तो किसका जीवन स्तर निम्न होगा? तीसरे प्रकार के गांव में, है ना। गांवों से कनेक्शन कटा हुआ, शिकारी रह रहे हैं, जीवन स्तर उनका क्या होगा? निम्न होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस समय लेखन व्यवस्था जो है वह शुरू हो चुकी है और व्यापार, कर, सैन्य बलों पर क्या है? किताबें लिखी जा रही है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्ण व्यवस्था के में नीचे के लोग विभिन्न प्रकार की असमानताओं का क्या कर रहे थे? सामना कर रहे थे। तो ये जो दो फैक्ट नीचे से है ये, और ये सब चीजें मैंने किसके विषय में बताया है? सोसाइटी के विषय में। सोसाइटी कैसा है, समाज कैसा है, इसको लेकर के बात करते हैं। अब प्रशासनिक और सेना पर चलेंगे। देखिए, प्रशासन में जब आएंगे तो जातक कथा, बुद्ध के विषय में आप जानते हैं ना, तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, जिसमें महान धार्मिक नेताओं को भूमि अनुदान देने की व्यवस्था का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। राजा प्राथमिक रूप से युद्ध के प्रमुख की भूमिका निभाया करते थे। जो प्रशासनिक और सेना व्यवस्था है उसमें देख करके चलिए। इसके अलावा राजा सबसे ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी वहां पर होंगे, यह भी बात आपको ध्यान रखना है, जिसे अन्य पदाधिकारियों का क्या प्राप्त होगा? समर्थन प्राप्त होगा, वो राजा है तो। और जिन्हें क्या कहा जाएगा? महापात्र। सबसे महत्वपूर्ण ये फैक्ट है कि महापात्र, यह मंत्री, चाहे उसके बाद सेना नायक हो जाए, न्यायाधीश हो जाए, राजकोष हो जाए, उसके प्रमुख को भूमिका निभाता था। और गांव का प्रशासन गांव के प्रमुख के अंतर्गत संचालित हो जाता था, जिसमें ग्राम भोजक, भोजक की चर्चा मैंने आपको पहले कहा था, ग्रामीणी या ग्रामिका कहा जाता था। महाजनपद काल में अस्थायी एवं बड़ी सेनाएं हुआ करती थी, और यही वजह है कि मगध में देखेंगे तो इसका आपको बड़ा ज्यादा आकार जो है सेनाओं का देखने को मिलेगा। तो प्रशासन और सेना में आप देखेंगे ये चीजें देखने को मिलेगा। गणतंत्रीय शासन प्रणाली की अगर चर्चा किया जाए तो गणराज्यों के अगर देखा जाए प्रतिनिधियों की संस्था को क्या कहा जाता था? संस्थागार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनमें सदस्यों के बैठने का क्या प्रबंध जो है आसन पन्नक नामक अधिकारी तय करता था। कौन अधिकारी? आसन पन्नक अधिकारी। और क्या करता था? सदस्य बैठेंगे कैसे, बैठने का प्रबंध क्या होगा। और प्रबंध मतलब समझ रहे हैं ना, वरीयता क्रम, कौन आगे कौन पीछे, दाएं बाएं, ये सारा चीज। मतदान अधिकारी को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, शलाका ग्राहपक कहा जाता था। और अष्टकुल नामक संस्था जो है शासन कार्यों में क्या सलाह देती थी। कौन? अष्टकुल संस्था। ठीक है, ये गणतंत्रीय शासन प्रणाली की बात हो गई। अब चलिए जरा समाज, प्रशासन, गणतंत्र से आगे चलते हैं तो अर्थव्यवस्था को कैसे ना जाने। अर्थव्यवस्था देखेंगे, अधिकांशतः शहरी बस्तियां व्यापारी और शिल्पियों द्वारा बसाई गई थी। यह स्वार्थ गिल्ड में संगठित थे। व्यापार एवं वाणिज्य क्या था? वंशानुगत था, यानी कि व्यापारियों के बाद उनके बाल बच्चे ही उनके उत्तराधिकारी हुआ करते थे। इस समय के अधिकांश शहर नदियों के तट पर या व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित था। नदियों के तट पर से भी नाव के जरिए व्यापार हो सकता था, या फिर व्यापारिक मार्ग के जरिए जो आवाजहन, मतलब सामान कैसे सुगम तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है। आज की भाषा में कहे तो ट्रांसपोर्टेशन जहां बढ़िया होगा उसके आधार पर। उसके बाद निष्क एवं शतमान नामक मुद्राओं तथा व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है, लेकिन इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो साहित्य तो इसको लेकर के बात करता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पुरातत्व के द्वारा हमें यह प्राप्त नहीं जानकारी है। तो यह अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब जरा लौह उपकरण की बात करते हैं। देखिए, लौह उपकरण आ चुका था,
ये डिवाइसेज। अब जब भी लॉ ऑफ करंट आएगा तो मुझे बताइए कृषि कार्य आसान होगा या कठिन हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कुदाली है, खुरपी है, मिट्टी का खुदाई हो रहा है, बीज बोए जा रहे हैं, तो कृषि कार्य वहाँ पर इस वजह से आसान हुआ। और कृषि कार्य आसान होगा तो मुझे बताइए पैदावार बढ़ेगा ना, तो उत्पादन में वृद्धि होगा। जौ, कपास, दाल एवं गन्ना के साथ धान की कृषि भी इसकी शुरुआत हो चुका है और जल तो है ही, तो ये होगा। कुल कृषि उत्पाद के 1/6वें भाग को शाही एजेंटों के द्वारा क्या किया जाता था? टैक्स के रूप में वसूला जाता था। 1/6, ये ध्यान रखना है। अमीर किसानों को क्या कहते थे? गृहपति। तथा व्यापारी की गलियों को क्या कहा जाता था? वेश्या। वेश्या कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। व्यापारी की गलियों को और अमीर किसानों को गृहपति। बलि साधक केवल किसानों एवं वैश्यों से अनिवार्य कर की वसूली करते थे, जिससे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। तो ये कुछ चीज़ें जो है, जो टर्म यहाँ दिए गए हैं, वो टर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो महाजनपद काल में बिहार की क्या स्थिति थी, इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब आगे चल करके हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं और फिर बिहार के तमाम और चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ये ज़रूर बताएं। खास करके महाजनपद मगध वाले हिस्सा से, वजी वाले हिस्सा से जो जनपद रहा है, या अंग वाले जनपद वाले हिस्सा से अभी किस किस डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, ये आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।